वो सुबह 5 बजे उठी तो उसके पास ही वो सो रहा था। वो हैरान हुई, रात वो रोते-रोते लाउंज में सोई थी तो फिर यहाँ कैसे? उसकी निगाह फिर से उस पर पड़ी, जो सोते हुए उसका सुपरमैन लग रहा था, मेहरबान सा फरिश्ता। वो रात को उसके लिए रोई थी, क्योंकि उसका तेज़ लहज़ा बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। वो बचपन से उसके नर्म लहज़े की आदी थी और वो उसका एकदम से सख्त लहज़ा बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। वो थोड़ी देर उसको देखती रही, फिर उठ बैठी, क्योंकि उसने नमाज़ पढ़नी थी। दुपट्टा जो कि उसके नीचे आधे से ज़्यादा दबा हुआ था, उसका मुँह दूसरी तरफ था, वो निकालने लगी, लेकिन वो ना निकला। वो दाँतों को लबों में दबाए दुपट्टे निकालने की कोशिश में उसके करीब हुई, पर बुरा हुआ किस्मत का, जिसने करवट ली और उसका बाजू नीचे आ गया। वो तकरीबन 5 मिनट तो इंतज़ार करती रही कि वो फिर से करवट बदले, वो अपना बाजू निकाल ले। वो उसके बहुत करीब था। बाजू निकालने की कोशिश में उसे सर्दी में भी पसीना आ रहा था, पर वो नहीं जानती थी कि उसके कुर्बत का असर है। वो अपने आप को कोसने लगी कि क्या ज़रूरत थी दुपट्टा निकालने की, वो अलमारी से दूसरा निकाल लेती। लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। वो झुककर बैठे रहने से तंग आ गई थी। थक हार कर वहीं उसके बाजू पर सर रखे सो गई। कुछ देर बाद इश्नाल को अपने बाजू पर बोझ महसूस हुआ तो इश्नाल का सर उसके सीने पर आ गिरा। उसकी आंखें जो पहले नीम खुली थी अब पूरी खुल गई। उसने अपने सीने पर देखा, गुलाबी रंगत पर घनी स्याह पलकों से सजा खूबसूरत चेहरा। उसके लंबे स्याह बाल उसके सीने पर बिखरे हुए थे। उसकी मध्यम सांसों का ज़ेरो बम उसे अपने सीने पर महसूस हुआ। जवानी की सरहदों को छूता उसका नाजुक सरापा एक पल के लिए तो रोशन बख्श जैसे मजबूत एहसासात के मालिक का होश उड़ा गया था। वो तो उसे अभी तक बच्ची ही समझता था। ए लड़की, उठो! वो गुस्से से उसे झिंझोड़ गया था। इश्नाल की आंख खुली तो पहले तो कितनी ही देर तक वो माहौल को पहचानने की कोशिश करती रही। खुद को उसके सीने पर देखकर पीछे होती जब वो उसको बाजू से पकड़ कर रह गया। क्या कर रही थी तुम इधर? वो कड़े तेवर लेकर पूछने लगा। वो मेरा दुपट्टा आपके नीचे था, वो घबरा कर बोल रही थी। उसने उसका दुपट्टा अपने नीचे से निकाल कर उसके मुंह पे मारा था। आइंदा मुझे तुम्हारे बाल खुले नजर ना आए, समेट कर रखा करो इन्हें। अगर तुम ये समझती हो कि तुम मुझे इन अदाओं से दीवाना बना लोगी तो ये कोशिश भी मत करना बीबी। ना तो मैं हुस्न परस हूँ और ना हवस परस। आइंदा मेरे करीब भी मत आना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी सो कॉल्ड बीवी हो। वो उसका मुंह दबोचता सख्ती से बोला। और नमाज के बाद नाश्ता तुमने बनाना है। अशनाल बख्त इतनी बच्ची नहीं थी जो उसके अल्फाज का मतलब ना समझती। लफ्ज़ चाबुक की तरह होते हैं, रूह की खाल तक उधेड़ लेते हैं। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। समझ तो उसे उसी रात आ गई थी जिस रात उसने उसकी ज़ात की धज्जियाँ उड़ाई थी। उससे उसे उसके पास जाने की चाह थी भी नहीं। अब उसे हालात की समझ आ रही थी। वो संगदिल बनना चाहती थी। वो ये नहीं जानती थी कि वक्त एक ऐसा जालिम पंछी था जिसने उसके सारे ख्वाब उड़ाकर उसे संगदिल बना देना था। बस वो ऐसे वक्त के इंतज़ार में थी। वो ऐसी अशनाल बनना चाहती थी कि कोई उसके कुर्ब की चाह भी करता तो तब भी वो उसके पास ना जाती। छोटे होते वक्त उसने सौतेली माँ की झिड़कियाँ बर्दाश्त की थीं। वो बज़ाहिर तो सबके सामने उससे प्यार से बुलाती थी, लेकिन बाद में उसे डरा धमकाकर ब्लैकमेल करके काम भी करवा लेती। लेकिन वक्त की तरह उसे समीना बेगम की ये बात अच्छी लगी थी। उन्होंने नफ़रत में ही सही उसे कुकिंग और बाकी घर के सारे काम सिखा दिए थे। ज़िंदगी में वो बस उनके इस काम की मशहूर थी और वक्त ने तमाम पर्दे और सबके चेहरों से असलियत हटा दी थी। चाय पकाते वक्त उसके जहन में यही सोचें गर्दिश कर रही थी। हसनाल, हाथ छोड़ो मेरा। वो उसकी हरकतों से आजिज़ आ गई थी। हाँ, छुड़वा सकती हैं तो छुड़वा लें, वो भी अपने अजली नटखट लहजे में बोला। वो कितनी ही देर खुद को उससे छुड़वाती रही लेकिन नहीं छुड़वा सकी थी। हसनाल, प्लीज़ छोड़ दो, खाला या अम्मी आ जाएंगी। वो रोने वाली हुई। नहीं आएंगी यार, उनको पता है उनके जवान मर्द बेटे की शादी हुई है, हो ही नहीं सकता कि वो मेरी पर्सनल लाइफ में घुसें। वो लाउंज में बैठकर ऐसी बातें कर रहा था जब उसे अपनी बैक पे चुभन महसूस हुई। यार, इतने प्यार से ना मारे। वो ये समझा था कि पीछे से मनाल ने उसकी बैक पर हल्का सा उंगली चुभवाई थी, जबकि मनाल आगा जान को देखकर सर झुका गई। और जान यार, आप ऐसे मुस्कुराती हैं ना तो मुझे लगता है कि पूरा जहान मुस्कुरा रहा है। जान तो मैं तुम्हारी निकालता हूँ। आगा जान की बात सुनता पहले तो वो खिसियाना सा हुआ, फिर ढिठाई से मुस्कुराया।
आगा जान मेरी शादी हुई है, कुछ तो लिहाज करें। वो उधर से खड़ा होता साथ साथ बोल रहा था और साथ ही टेबल से जूस का ग्लास उठाते हुए पीने लगा जो मृणाल थोड़ी देर पहले पी रही थी। आजकल के तो जोड़ों में शर्म हया नाम की चीज़ ही नहीं रही। एक हमारा ज़माना था कि औरतें मंगनी के बाद भी निगाहें नहीं उठा पाती थीं और शादी के बाद भी पर्दा करती थीं। वो अपनी शराफत के किस्से पढ़ रहे थे जब जूस पीते अशनाल को जोरदार अच्छू लगा। व्हाट, शादी के बाद कौन पर्दा करता है? वो हैरत के साथ साथ अपनी आंखों को खोलकर बोला, हाँ तो और क्या। अल्लाह बख्शे तुम्हारी मरहूम दादी को मेरी छोटी छोटी बातों से लाल सुर्ख हो जाती थी। वो अपने माजी की यादों में खोए बोल रहे थे। आगा जान, एक बात पूछूं आपसे, बताएंगे ना? वो बड़े राजदार अंदाज में उनके करीब झुकते हुए बोला। हाँ हाँ हाँ, पूछो बरखुरदार। वो भी उसकी तरफ देखकर बोले, आगा जान, जो आप दादों से छोटी छोटी बातें करते थे, वो छोटी छोटी बातें तो बताएं ज़रा मुझे। वो उनके पास बैठा आंखें पटपटाते बोला। जब दादा जान की लाठी उसके बाजू पर पड़ी, दादा जान के तासुरात देखकर वो भागा था जिनकी आंखें बता रही थीं कि अब उसकी खैर नहीं है। वो उठकर ऐसा भागा कि पीछे मुड़ कर ही ना देखा। कल की तरह आज भी उसने खुद को मसरूफ़ रखा था। उसका मोबाइल भी उसके पास नहीं था। वो किसी से बात कर लेती शायद। मगरिब की अजान हुई तो उसने जल्दी से नमाज़ पढ़ी और अपने कदम किचन की तरफ बढ़ाए। उसने चावल निकाले और हाथ जल्दी जल्दी चलाने लगी, कहीं रोशनाल ना आ जाए। पर अभी 5:45 का वक्त था। वो रात 8 या 9 बजे आता था। प्याज टमाटर काट, लहसुन पीस कर उसने फ्रिज से गोश्त निकाला और बहुत ही फिक्रमंदी से खाना बनाने लगी कि कहीं कोई चीज़ ख़राब ना हो और वो उसे डांट ना दे, क्योंकि ज़रा ज़रा सी बात पर तो वो गुस्सा हो जाता था। बिरयानी को दम पर लगाकर वो रायता तैयार करने लगी जब रोशनाल किचन में एंटर हुआ। एक हाथ में कोट और कुछ फाइलें थी दूसरे हाथ में। अशनाल ने सलाम किया। वो सलाम का जवाब देता रूम में चला गया। लहजा लिया दिया सा था। उसने पानी का गिलास लिया और कमरे की तरफ बढ़ी। डोर नॉक करके अंदर आई जो अपने शूज़ उतार रहा था। ये ले पानी। वो पानी साइड पर रखकर जाने लगी थी। मैंने तुमसे पानी मांगा था, बताओ। रोशनाल के लहजे में हर रोज़ की तरह सख्ती थी। जी 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 नहीं, वापस आओ, ये ग्लास लेकर जाओ और आइंदा इस तरह से रूम में मत आना। और मैं तुम्हारी इन हरकतों से खुश होने वाला नहीं हूँ। और एक बात और, अपने आप तक महदूद रहा करो। आइंदा मेरी ज़ात में दखल अंदाजी की कोशिश भी मत करना। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। आइंदा 100 फुट की दूरी पर रहना। सो बी केयरफुल। जिज्जी जिज्जी। वो ये कहती जिस खामोशी से आई थी उसी खामोशी से निकल गई थी। किचन में आकर उसने पानी का ग्लास सिंक में गिराया और अपने चेहरे से आंसू साफ किए जो रोशनाल की गई तजलील पर निकले थे। वो अपने दिल की टूटी किरचियों को समेटने लगी थी क्योंकि बात बात पर वो उसकी तजलील कर देता था। दूसरी तरफ रोशनाल पुरसकून होकर बेड पर लेट गया था, ये जाने बगैर कि उसकी नफरत भरे लहजे पर अशनाल का छोटा सा दिल टूट कर बिखर गया था। वो कामनी सी लड़की उसके लहजे से ही टूट गई थी। सांस लेने से टूट जाते हैं, दिल के रिश्ते अजीब होते हैं। वो कल की तरह खाना टेबल पर लगा चुकी थी, लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो रोशन को बुलाए। वो बार बार उसके पास जाकर अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती थी। उसने ग्लास टेबल पर रखे। जब वो टेबल पर आकर बैठ गया, वो रोशनाल की प्लेट में चावल डालकर रायता उसके आगे रखकर उसे अपना खड़ा रहना ऑकवर्ड फील हुआ तो वो किचन से निकलने लगी। हद है तुम्हारे ड्रामों की, चुपचाप खाना खाओ। वो उसके बाजू थाम कर उधर ही पड़ी चेयर पर उसे बिठा गया। वो उसके आगे चावल की प्लेट रखते बोला और फिर अपने चावल निकाल कर खाने लगा। वो भी चुपचाप खाना खाने लगी। खाते वक्त उन दोनों के दरमियान मुकम्मल खामोशी थी। आज चाय बना कर देना मुझे और फिर रूम में आना। रूम में जा रहा हूँ मैं। चावल खाकर वो ये कहता रूम में चला गया। पीछे अशनाल ने पहले टेबल से बर्तन समेटकर प्लेटें और बर्तन धोए, चाय चूल्हे पर रखी। जब वो मोबाइल ले आया, ये अम्मी का फ़ोन है, बात करो। रोशनाल उसकी फुर्ती देखकर एक पल को सच में मुतासिर हुआ। वो जो हर चीज़ समेट कर अब चाय बना रही थी, वो उसे फ़ोन देता दोबारा कमरे में चला गया। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वो धीमे लहजे में बोली। वालेकुम अस्सलाम, कैसा है मेरा बच्चा? जी ताई अम्मी, मैं ठीक हूँ। ये कहते ही उसकी आंखें छलक गईं, लेकिन अपने लहजे पर कंट्रोल करते वो बोली, क्योंकि दुनिया में बस उसे ताई जान का प्यार ही हर फरेब से पाक लगता था। बेटा तुम खुश तो हो ना? उन्होंने अंदेशों में गिरते हुए कहा। जी ताई अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। आप सुनाएं, सब घर में कैसे हैं? आगा जान, ताया अबू, छोटी अम्मी, मनाल आपी और हसनाल सब ठीक है ना? वो उनकी बात बदलते हुए बोली, क्योंकि उसके दिल में भी एक गिला था कि वो तो उसे गलत ना समझती थी और चाहे कुछ भी हो जाता उसे घर से तो ना निकलने देती।
रोशनाल का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? उनकी फिक्रमंद आवाज़ दोबारा गूंजी। बहुत अच्छे हैं, मेरा ख्याल रखते हैं बहुत। वो बमुश्किल अपनी आवाज़ की लर्जिश पर काबू पाते बोली, क्योंकि वो एक माँ को उसके बेटे से बदगुमान नहीं करना चाहती थी। मुझे पहले बहुत डर था कि जिस गुस्से की वजह से वो तुम्हें लेकर गया है ना, मुझे कुछ और ही डर था बेटा। लेकिन मैं जानती हूँ उसका दिल बहुत नरम है, वो तुम्हें तो कुछ भी नहीं कह सकता। वो उसके दिल से बेखबर बोल रही थी। पता है, आज मैंने तुम्हारे एडमिशन की बात की थी कि वो तुम्हारा एडमिशन कॉलेज में करा दे, और वो मान भी गया है। ताई अम्मी की बात सुनते ही अशनाल के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी, वो अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती थी। शुक्रिया ताई अम्मी। फरहत जज्बात से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने इधर उधर की बातें की और फिर फ़ोन बंद कर दिया, जबकि वो जल्दी से चाय कपों में डालने लगी कि कुछ देर पहले तो उसने उसकी बेइज्जती की थी। रोशन का फ़ोन आया था रात को। सब खाना खा रहे थे जब आगा जान ने संजीदा सी आवाज़ में कहा, जी मेरे साथ बात हुई थी उसकी। तहमीना बेगम ने उनकी बात का जवाब दिया। तो उसके हवास ठिकाने लगे हैं या अभी भी अपनी ज़िद पर कायम है? उन्होंने अपनी बड़ी बहू से पूछा। नहीं, वो आगे आगा जान वो कह रहा था कि जिस जगह मेरी इज्जत नहीं वहाँ मैं कदम रखना भी गवारा नहीं करता। तहमीना बेगम ने उसकी बातें वाज़ेह अल्फाज में आगा जान को बताई। दादी वो आपका ही पोता है, ज़िद और अना का पक्का। अंदर से घुट घुट कर मर जाएगा लेकिन आपके आगे झुकेगा नहीं। अब जवाब खाना खाते हसनाल ने दिया था। मैं अब उस लड़की को अपने घर में कदम भी नहीं रखने दूंगी। या तो वो यहाँ रहेगी या मैं। अगर वो आई तो मैं इस घर से निकल जाऊंगी। समीना बेगम ने जहरखंद लहजे में कहा। तुम जाओगी तो तब ना, जब मैं उस लड़की को अपने घर में कदम रखने दूंगा। वो लड़की अब इस घर में नहीं आ सकती। हर बार तुम ही कुर्बानी क्यों दो? 25 साल पहले उस लड़की की माँ ने मुझे मेरे बेटे से दूर कर दिया था। अब उसकी बेटी भी वही कुछ कर रही है, लेकिन अब मैं ये नहीं होने दूंगा। उनकी चट्टानों जैसी आवाज़ गूंजी थी। आगाजान, वो भी आपकी ही पोती है। आपको कभी एहसास नहीं हुआ कि वो आपके बड़े बेटे की निशानी है? आपको उससे ज़रा भी उनसियत नहीं हुई? आपने उसके सर पर कभी शफकत का हाथ नहीं रखा? ये बहस सुनकर सगीर साहब खामोश नहीं रहे थे। और जहाँ तक बात है रोशनाल की, तो अशनाल नहीं लेकर गई उसे। रोशनाल अपने इंतकाम के लिए उससे लेकर गया है। मैं सिर्फ आपकी वजह से खामोश हूँ, नहीं तो वो मेरे भाई की निशानी है जिसको वो मरते वक्त मेरे हवाले कर गए थे। और मुझे पता है कि रुशनाल ऐसी घटिया हरकत कर ही नहीं सकता कि वो अपने से 12 साल छोटी लड़की को वर्गलाए, क्योंकि उसकी तरबियत उसकी माँ ने की है। उस रात मैंने ज़बरदस्ती निकाह रुशनाल का करवाया था, और अशनाल ने जो किया वो इतनी बड़ी बात नहीं है। बच्चों से इस उम्र में गलतियाँ हो ही जाती हैं। वो छोटी थी और मुझे इस बात का इल्म था कि रुशनाल से ज़्यादा अशनाल का कोई ख्याल नहीं रख सकता, इसलिए मैंने ये निकाह करवा दिया। रोशन अभी गलत फहमी का शिकार है, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। सगीर साहब जब बोलने पर आए तो सारे राज अफशा कर गए। अगर तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हारे इस लेक्चर से जज्बाती होकर उसको पोती समझकर गले लगा लूँगा तो ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि वो गैर औरत की बेटी है जिसने मेरी भतीजी की खुशियों में आग लगाई थी। पर आगा जान, बेटी की शनाख्त तो उसके बाप से होती है ना, औलाद तो बाप के नाम से पहचानी जाती है ना। उन्होंने फिर दिफा करना चाहा। बस एक लफ्ज़ और नहीं, वो कहते ही गुस्से से उठकर चले गए, जबकि पीछे अफराद भी आहिस्ता आहिस्ता उठने लगे थे। अब मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, लगा देंगी प्लीज़? वो सोई हुई थी जब हसनाल उसके पास आकर बोला, लेकिन वो नहीं उठी। उसके 2-3 बार पुकारने पर भी वो टस से मस ना हुई। उठे ना, वो फिर से बोला, और फिर उसका कोई रिस्पॉन्स अब भी नहीं आया। तो अगर तुम मिल जाओ, ज़माना छोड़ देंगे हम। वो ऊंची ऊंची आवाज़ में गाने लगा। सोई हुई मिनाल उसकी बेसुरी और भारी आवाज़ सुनकर अपने कानों के आगे हाथ रख गई। 2-3 दफ़ा वो ऐसे ही लेटी रही थी। आखिर तंग आकर 5 मिनट बाद उठी। क्या मसला है तुम्हारे साथ? मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे हो? वो अब खामोश सा उसके पास बैठा था। अब तुम्हारी आवाज़ आई तो तुम्हारा सर फाड़ दूंगी मैं, सोने दो मुझे। वो फिर लेट गई। अगर तुम मिल जाओ, ज़माना छोड़ देंगे हम। अब की बार आवाज़ पहले से ऊंची थी। वो समझी थी कि वो अब नहीं जगाएगा, लेकिन ये उसकी गलत फहमी थी। तंग आकर वो बेड पर टांगे मारने लगी। क्या है तुम्हें? बेबसी से उसकी आंखों से आंसू निकल आए। जाओ यहाँ से, वो उसकी तरफ चीख कर देख कर बोली थी। एक शर्त पर जाऊंगा, आप ये बटन लगा कर देंगी तो? वो भी ढीठपन से बोला था। 2 शर्ट लगा देती हूँ मैं। आखिर वो तंग आकर बोली कि वो जल्दी से लगा कर सो जाए। ये लें सुई धागा। उसके हाथ पर रखकर वो खुद उसके पास बैठ गया। डफर शर्ट दो मुझे। वो गुस्सा हुई। ना ना ना, आप ऐसे ही लगाएंगी, मैं लेट हो रहा हूँ। वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लिए बोला, मैं इसे नहीं लगा रही, अब खुद लगाओ। वो उससे दूर होती फिर लेट गई। खाला खाला,
उसने एक बार ऊंची आवाज़ लगाई। वो हड़बड़ा कर उठी और फिर उसके करीब होकर उसके हाथ से धागा लेकर बटन लगाने लगी। ये वाली धमकी कारामद साबित हुई थी। ये मत समझना कि मैं डर गई हूँ तुम्हारी खाला से, वो जैसे उसे जताना चाह रही थी। आपका शोहर हूँ, लिहाजा मुझे भी हल्के में मत लीजिएगा, वो उसको तपाने की खातिर बोला। शोहर बनकर क्या अच्छा काम किया है तुमने। कहने को वो उससे 4 साल छोटा था, पर वो उसके पास बैठी बच्ची लग रही थी। करना तो चाहता हूँ, पर आप करने ही नहीं देती। वो अपनी मखसूस मुस्कुराहट लिए बोला। क्या करना चाहते हो और मैं क्या करने नहीं दे रही आपको। वो तप कर बोली। हसनाल का डिम्पल उसे जहर से भी ज्यादा बुरा लगा था। रोमांस यार, आप करने ही नहीं देती। मैं बेचारा तो आपके नज़दीक नज़दीक रहता हूँ। वो उसके बालों की लट पीछे करता बोला। निहायत ही चीप और बेशरम इंसान हो तुम। मनाल ने गुस्से से सुर्ख होते हुए कहा और फिर जोर से सुई उसके सीने में चबो दी। वो सी करके रह गया और बटन लगाकर उसने अपने नाखूनों से धागा तोड़ा। मुझे तो लगा कि आप अपने मुंह से धागा तोड़ेंगी। वो ढिठाई से मुस्कुराकर पीछे उठा था, जबकि वो कोई शय ढूंढती रह गई कि उसे उठा कर दे मारे। लेकिन अफसोस, उसकी नज़र में ऐसी वैसी कोई शय ना आई। अगर तुम मिल जाओ, ज़माना छोड़ देंगे हम। उसको 5 मिनट लेटे हुए थे जब उसको अपने पास से फिर उसकी बेहंगम आवाज़ आई। उसने आंखें खोल कर देखा। हसनाल बेड दराज से कार की चाबी निकाल रहा था। अब अगर तुम मुझे रूम में नजर आए तो टांगे तोड़ दूंगी मैं तुम्हारी। वो फिर से उठकर उसे वार्न करते उसी के अंदाज में बोली। टांगे पास आऊं तो तोड़ेंगी या दूर से। वो उसके तपे हुए अंदाज को देखता पहले आराम से कदम उठा गया, दरवाजे पर पहुंचते ही शैतानी मुस्कुराहट से बाहर निकल गया। अशनाल को आज तकरीबन 20 दिन हो गए थे। वो अब कॉलेज जाने लगी थी। आज चूंकि हफ्ते की रात थी तो वो जल्दी घर आ गया था। अशनाल कब से बैठे एक अकाउंटिंग के क्वेश्चन में फंसी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था। वो दूसरे कमरे में बैठकर पढ़ा करती थी और सोती भी वहीं थी। उस दिन के बाद से दोबारा वो उसके कमरे में नहीं सोई। वो कितनी देर और करती, लेकिन उससे हल नहीं हुआ। आखिर तंग आकर उसके रूम का दरवाज़ा नॉक किया। इजाज़त मिलते ही वो अंदर आई तो वो सिगरेट पी रहा था। अशनाल ने उसे ज़िंदगी में कभी सिगरेट पीते नहीं देखा था। वो हैरान रह गई। ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, समझा देंगे प्लीज़। वो आगे कुछ नहीं बोला। प्लीज़ समझा दें। फिर भी उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला। प्लीज़ मैम, मारेंगी मुझे, क्वेश्चन करवा दें। वो उसकी तरफ देखने लगा लेकिन उससे जवाब नहीं दिया। इस दफ़ा इशनाल को गुस्सा आया और उसने आगे बढ़कर उसके हाथ से सिगरेट खींच लिया। सिगरेट वापस करो मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इशनाल बख्त। उसकी धाड़ती हुई आवाज़ आई, जबकि वो अपना सिगरेट वाला हाथ पीछे बंद कर गई। रोशनाल ने उसके बाजुओं से पकड़कर उसे अपने पास जोर से गिराया और वो उसके हाथ से सिगरेट ले गया। उसने अपनी मुट्ठी आगे करके खोली, जिसकी बेदाग हथेली 2-3 जगह से जली हुई थी। वो अभी उसके हाथ से लेता ही कि वो सिगरेट उठाकर अपने मुंह के पास कर गई और वहां से उसका होंठ भी जल गया। रोशनाल बख्त उसके इस अमल से साकित हो गया। वो उसे आज पहले वाली इशनाल लगी, जिद्दी, हर बात मनवाने वाली, जबकि अशनाल की आंखों से तकलीफ से आंसू निकल रहे थे। ये क्या किया तुम बेवकूफ़। वो उसका हाथ थाम गया जो अब उसके कंधे के साथ निढाल सी हो गई थी। ये क्या कर दिया है तुमने बेवकूफ़। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, जो अब उसके साथ निढाल सी लगी थी। वो उसके हाथ से पकड़कर उसका हाथ मुआयना करने लगा, जो सिगरेट लगने से 2-3 जगह से जल चुका था। वो बहादुर बनकर सिगरेट तो छीन गई थी उससे, लेकिन अब हाथ का दर्द उसकी चीखें निकलवा रहा था। वो अपनी चीखें जब्त करने में लगी हुई थी। निहायत ही बेवकूफ़ औरत हो तुम, अब रो क्यों रही हो। वो उसको रोता देख गुस्से से बोला। आखिर चाहते क्या हैं आप मुझसे, बता दें। इंसान हूँ, तकलीफ़ है तो रोऊंगी भी ना। मैंने माफ़ी भी मांगी, फिर भी इग्नोर कर रहे हैं मुझे। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। ज़्यादती आपके साथ हुई है तो मेरे साथ भी आपसे बढ़कर हुई है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ़ होती है। हर किसी का लहजा मुझे भी तकलीफ़ देता है। उस रात आपने मेरा इस्तेमाल। उसके लहजे की बगावत देख रोशनाल बग का दिमाग घूमा था। उसने थप्पड़ रख कर उसके चेहरे पर दिया था। उसके थप्पड़ से अशनाल के हवास झुनझुना उठे थे। वो सहम कर उसे देखने लगी, जिसकी लाल गुस्से भरी आंखें उसे अपने आप में गड़ती महसूस हो रही थी। दर्द क्या होता है जानती भी हो अशनाल बख्त। तुम्हारे एक गलत कदम ने मुझे तबाह करके रख दिया, मेरे ख़ानदान में मुझे बदनाम करके रख दिया, फिर माफ़ी मांग रही हो। मेरे अपने मुझे कह रहे हैं कि मैंने अपने से 12 साल छोटी लड़की को वर्गलाया। ताने देते हैं वो मुझे। मैं अब तक अजियत बर्दाश्त कर रहा हूँ। मुझे उनके अल्फाज जीने नहीं दे रहे। उन्होंने मुझे बदकिरदार मर्द कहा और ये लफ्ज़ मेरी रूह को छलनी कर गया है। आज तुम्हें पता चला है ना अजियत क्या होती है। ये तो सिर्फ 2 छोटे छोटे निशानात है ना, मेरे दिल को लहूलुहान कर गए हैं जो ज़ख्म, उनका क्या। वो बज़ाहिर नज़र तो नहीं आ रहे,
मेरे अपनों के लफ्ज़ों ने अंदर से ज़ख्मी कर दिया है मुझे। उस रात मैं ख़राब नहीं था, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा किया है। और जब सब ने मुझे तुम्हारी बीवी बनाया तो मैं क्यों इस हक़ से कट कर रहता? वरना मेरे अंदर ना कोई ख्वाहिश है और ना चाह, ख़ासकर तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और जो कुछ तुमने किया है ना, उसके लिए शुक्रिया कि तुमने मुझे अपना असल दिखा दिया, वरना मैं कब तक तुम्हें बच्ची समझता रहता। अब रोशनाल ने सिगरेट जलाकर उसकी गर्दन पर रख दिया, जिसे अशनाल की चीख निकल गई थी। ये निशानात अब तुम्हें नजर आएंगे जब भी तुम आईना देखोगी। तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारी तकलीफ पर तड़प उठूंगा, इसलिए तुमने ये हरकत की है ना। लेकिन अशनाल बग, ये सोच लो, अब तुम्हें तकलीफ ही दे सकता हूँ मैं, तुम्हारे जख्मों पर मैं मरहम नहीं रख सकता। लिहाजा अब तुम्हें समझ आ जानी चाहिए। वो उसकी तरफ खून आलूद नज़रों से देखकर बोला था, मैं यकीन से कह सकती हूँ आप मुझसे नफ़रत कर ही नहीं सकते, ना आज ना कल। आपके दिल में बदगुमानी ज़रूर है, वो भी किसी दिन दूर हो जाएगी। आप मुझे तकलीफ़ में देख ही नहीं सकते, अजियत देना तो दूर की बात है। वो अपनी तकलीफ़ को बर्दाश्त करते बमुश्किल बोली। उसका पुरएतमाद लहजा, उसकी बातें रोशनाल के दिल पर जलती का काम कर गई थी। उसने अब के उसके मुंह पर अपना मजबूत हाथ जमाया कि वो मज़ाहमत ना कर पाए, और अब की बार लाइटर निकालकर सिगरेट जलाया। सिगरेट से थोड़ी आग भी निकल रही थी। उसकी गर्दन पर, फिर हाथों पर, फिर 2-3 बार और फिर लगातार उसके कंधे पर रखा। वो हूँ-हाँ पर रोती रही, अपना आप बचाने के लिए चीखती चिल्लाती रही, लेकिन वो उसके पास बैठा टस से मस ना हुआ। उसके सर से दुपट्टा कब उतर गया। उसकी आंखों से बेबसी के आंसू निकल रहे थे। जहाँ जहाँ पर सिगरेट लगता वहाँ से शर्ट भी थोड़ी थोड़ी जल गई थी। अब तुम्हें यकीन आया कि मैं कितनी नफ़रत करता हूँ तुमसे। ये मेरी नफ़रत की शुरुआत है अशनाल बीबी, इंतहा पर जब आया तो मुंह पर तेज़ाब डाल दूंगा तुम्हारे। रोशनाल के दिल को जब तक तस्कीन नहीं पहुंची वो तब तक सिगरेट लगाता रहा, और फिर हाथ हटा दिया। उसकी ज़ोरदार चीख से कमरे में इर्ताश सा हुआ। रोशनाल उसे देखता रहा। वो कभी हाथों पर फूंके मारती तो कभी गर्दन को पकड़कर हिचकियों से रोती, मगर किसी तरह तकलीफ खत्म नहीं कर पाई। बाल बिखर गए। दुपट्टा जो नमाजी शक्ल में था अब उसके पास पड़ा था, क्योंकि खुद को छुड़ाने की कोशिश में दुपट्टा नीचे गिर गया था। गुलाबी रंगत होने की वजह से और गुलाबी हो गई थी। आंखों के नीचे हल्के पड़े थे, शायद रात को देर तक पड़ती रहती थी। वो लब भींचती दर्द कंट्रोल कर रही थी। रोशनाल ने जब उसे बहुत तकलीफ में देखा तो उसके बैठ गया। वो हिचकियों से रो रही थी। उसने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन वो डरकर पीछे हटी, फिर उठी और अंधाधुंध भाग गई। और अब की बार एक जोरदार ठोकर दरवाजे से लगी। वो वहीं बैठ गई। रोशन ने जब उसे देखा जो अब पाँव थामे हुए थी, वो उठा और उसे देखने के लिए आगे बढ़ा। अशनाल ने जब उसे उठते देखा तो बहुत मुश्किल से खुद को दरवाजे के सहारे खड़ा किया। वो अब फिर से उसे ना मारे। वो फट से भागती गिरती कमरे में पहुंची और दरवाज़ा बंद कर लिया। रोशनाल ने बाहर देखा जहाँ से वो निकली थी। दरवाजे के करीब फर्श पर उसका खून लगा था, जो शायद ठोकर लगने की वजह से पाँव से निकला। उसे खुद पर गुस्सा आया कि क्यों अपनी सारी इरिटेशन उस पर निकाल गया। आ जाओगे एक दिन, हालात की ज़द पे हो जाएगा मालूम तुझे खुदा क्या है।